नमस्कार मित्रों। हम अब तक विटामिन डी के विषय में, इसके एक्शंस के विषय में और इसकी डेफिशिएंसी किन कारणों से हो सकती है, उन कारणों के विषय में समझ चुके हैं। आइए अब समझते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होने पर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या-क्या हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से क्लासिफाई करके और याद रख सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी वास्तव में जिसका सबसे प्रमुख भाग है, विटामिन डी का जो कार्य है वो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना इंटेस्टाइन से। तो जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा और जिसके कारण से बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। विटामिन डी कैल्शियम के साथ-साथ फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी कराता है, तो फास्फोरस की भी कमी हो जाएगी। तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, जिनमें मुख्य है कैल्शियम, यह इनके सभी लक्षण जो इनसे उत्पन्न होते हैं, उनके प्रमुख कारण हैं। ध्यान रहे माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी में अधिकांशतया कोई परेशानी नहीं होती और व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल अपने आप में महसूस करता है, जबकि वास्तव में अंदर कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी चल रही हो। लेकिन सीवियर डेफिशिएंसी में जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लग जाए, हाइपोकैल्सीमिया, फास्फोरस का लेवल कम होने लग जाए, हाइपोफॉस्फेटीमिया, और कैल्शियम कम होने से उसको कंपेंसेट करने के लिए उसको दोबारा वापस लाने के प्रयास में जो पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, क्योंकि वो लो कैल्शियम के रिस्पॉन्स में बढ़ रहा है। तो हाइपोविटामिनोसिस डी या विटामिन डी डेफिशिएंसी से सीवियर होने पे उत्पन्न हुआ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के कारण से रिफ्लेक्स सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो जो 3 प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं सीवियर डेफिशिएंसी में, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया और सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब इससे होगा क्या? कैल्शियम लेवल के ज़्यादा कम हो जाने से एक तो इसकी आवश्यकता है बोन में मिनरलाइजेशन के लिए, तो मिनरलाइजेशन डिफेक्ट्स होंगे। दूसरी आवश्यकता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा, वीकनेस होगी। और तीसरा नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी के लिए, तो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी हमारी वह इसमें डिफर कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से क्लिनिकल फीचर्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यदि कैल्शियम बोन्स में कम हुआ, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन, मसल्स में कम हुआ, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ का घटना, और ब्लड में सीरम में कम हुआ, तो उससे न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी का बढ़ जाना। आइए इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। बोन के मिनरलाइजेशन के डिफेक्टिव होने से क्या होता है? हम ये जानते हैं कि बोन के 2 कंपोनेंट हैं। एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स, और कोलेजन फाइबर्स के बीच-बीच में ग्राउंड सब्सटेंस। तो जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, जिसको ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं। तो एक कोलेजन फाइबर और दूसरा बोनी मैट्रिक्स। ये तो हुआ इसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे अब इसके ऊपर मिनरलाइजेशन जो हुआ, वह बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे किसी प्लास्टर लगाते समय, तो जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक पट्टी लपेटते हैं। पट्टी क्या है? एक मेशवर्क है कॉटन फाइबर्स का। उसी प्रकार से बोन क्या है? एक मेशवर्क है कोलेजन फाइबर्स का। ग्राउंड सब्सटेंस उसमें भरा हुआ है। अब इस ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन जैसे हो गया प्लास्टर की पट्टी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उस प्रकार से यह तो है कोलेजन फाइबर्स, जो कि एक गुच्छों में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और जिस डायरेक्शन में बोन में वेट ट्रांसमिशन हो रहा होता है, उस डायरेक्शन में ये फाइब्रिल्स अरेंज हो जाते हैं, जिससे बोन में टेंसाइल स्ट्रेंथ रहे। अब इन बोन फाइबर्स, जो कोलेजन फाइबर्स के बीच-बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, जिस प्रकार से ये हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे यह मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन में क्या-क्या हुआ? एक कैल्शियम, एक फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलके बनाते हैं हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। तो ये हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स इन कोलेजन फाइबर्स के बीच-बीच की एंट्री स्पेसेस में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में बोन मैट्रिक्स तक तो काम ठीक रहेगा, लेकिन जो उसका मिनरलाइजेशन है, वह डिफेक्टिव हो जाएगा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है?
हम जानते हैं कि दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं मसल्स में, एक है ट्रोपोनिन मायोफाइब्रल्स और एक है एक्टिन और मायोसिन, सॉरी। तो एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन। एक्टिन फाइबर्स के जो कंपोनेंट्स हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन एक चेन की तरह से होता है, ये चेन की तरह से ट्रोपोमायोसिन ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स हैं, ये डॉट 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 दिख रही हैं, ये बाइंडिंग साइट्स को कवर्ड रखता है। तो एक्टिन मॉलिक्यूल में जो बाइंडिंग साइट्स हैं वह कवर रहती हैं ट्रोपोमायोसिन की इस चेन से। तो जैसे ही ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम कंबाइन करता है, कैल्शियम के कंबाइन करते ही वह ट्रोपोमायोसिन चेन को खिसका देता है, जिससे यह एक्टिन के बाइंडिंग साइट्स जो डॉट 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 दिख रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर, वो एक्सपोज हो जाते हैं। और यही बाइंडिंग साइट्स पे आप ये देखें जो मायोसिन फाइबर है यह कंबाइन करता है। तो कैल्शियम रिक्वायर्ड है एक्टिन और मायोसिन के कॉम्बिनेशन के लिए। तो जितना कैल्शियम अगर बॉडी में होगा तो एक्टिन मायोसिन कंबाइन करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो वो ट्रोपोमिन पे कंबाइन नहीं कर पाएगा, ट्रोपोमायोसिन की चेन बाइंडिंग साइड से हटेगी नहीं और ट्रोपो एक्टिन मायोसिन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, मसल वीक होती जाएगी। तो इस प्रकार से कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है। तीसरा, मसल ये जो कैल्शियम है, जिस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम यह न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार से कैल्शियम भी एक कैटायन है जो कि जो नर्व इम्पल्स का जनरेशन और नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, इन दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो कैल्शियम के कम होने से भी हमारे न्यूरॉन का एक्साइटेशन कम हो बढ़ जाता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करके स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस के रूप में ये दिखने लग जाती है। अब मित्रों यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कैल्शियम की आवश्यकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कैल्शियम नहीं होगा तो मसल वीक हो जाएगी, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कैल्शियम कम होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट किए रहेगी, वो एक टोनिक पोस्चर में चली जाएगी। ये तो बड़ी विरोधाभासी चीजें हैं। आखिर ये किस प्रकार से होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी में स्पाज्म क्यों हो रहा है? वास्तव में क्या होता है, जब कैल्शियम बहुत कम होने लग जाता है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम इसकी, तब कैल्शियम के कम होने से जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स की सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि सोडियम जैसे ही अंदर आता है वैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो कैल्शियम कम हुआ, सोडियम परमेबिलिटी बढ़ गई, सोडियम तेजी से अंदर आएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और अगर कैल्शियम कम बना रहता है तो लगातार सोडियम आता रहेगा और लगातार एक्शन पोटेंशियल एक के बाद एक जनरेट होता रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा। मसल पूरी फोर्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन लगातार कॉन्ट्रैक्ट रहने के कारण से वो एक स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन और टिटनी का रूप धारण कर लेगी। तो जबरदस्ती न्यूरोनल स्टिमुलेशन उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता रहेगा। तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी के कारण से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है बाय इटसेल्फ, तो मसल हमारी वो कॉन्ट्रैक्शन में वीक ही होती है। जब बहुत कम कैल्शियम कंसंट्रेशन रह जाती है तब वह लीथल हो जाती है, डेडली हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ पैरों की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे चेस्ट की, थोरैक्स की रेस्पिरेटरी मसल्स, जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन हैं, जो ब्रीदिंग कराती हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो एक स्पाज्म जो चेस्ट में होगा उससे थोरैसिक कैविटी का एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन रुक जाएगा, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। तो यहाँ पे डिफिकल्टी आनी आरंभ हुई और अधिक कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम लेवल कम होने पे मसल्स अगर लैरिंगोस्पाज्म हो गया तो एयरवे को ही ब्लॉक कर देगा। तो इस प्रकार से अगर कैल्शियम बहुत कम होता है तो थोरैसिक मसल के स्पाज्म और लैरिंगोस्पाज्म से हाइपोक्सिक डेथ तक हो सकती है। अब इनमें से जो फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको एक एक करके समझते हैं। जो हमारे मिनरलाइजेशन डिफेक्ट है वो अगर बच्चों में हो रहे हैं तो बच्चों में मिनरलाइजेशन के डिफेक्ट के कारण से बोन्स सॉफ्ट रह जाएंगी, बोन्स
वो स्ट्रॉन्ग हार्ड नहीं हो पाएंगी। तो स्कल बोन्स, मेम्ब्रेनस बोन्स अगर वो सॉफ्ट रह जाती हैं, इसको कहते हैं क्रेनियोटेबीज। तो क्रेनियोटेबीज जिसमें स्कल बोन्स सॉफ्ट रह गई, अब छोटा बच्चा है सपोज लेस देन 6 मंथ्स का, उसको उस समय कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई, इससे कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई, उससे मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्रेनियोटेबीज हुई, स्कल बोन्स सॉफ्ट रह गई। अब लेटे हुए बच्चे का जो ऑक्सीपिटल पार्ट या टेम्पोरल पार्ट जो बेड के कांटेक्ट में आता रहता है, वह वहां पे प्रेशर से सॉफ्ट बोन है ना, उसकी गोलाई खत्म हो जाती है और वो धीरे 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 वो फ्लैट हो जाती है। तो इसके कारण से ऑक्सीपिटल रीजन या टेम्पोरल रीजन वो फ्लैट हो जाएगा, बजाय कि उसमें कर्वेचर हो, और वह जो ब्रेन है वो आगे पुश करेगा, तो उसके कारण से फ्रंटल एरिया वो बल्ज करने लगेगा, फ्रंटल बॉसिंग। तो ऑक्सीपिटल फ्लैटनिंग, टेम्पोरल फ्लैटनिंग और फ्रंटल बॉसिंग, यह हमारे बहुत ही यंग जो चिल्ड्रन है, अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ रिकेट्स है तब उसमें हो जाएगा। जो बोन्स हैं, हमारी स्कल बोन्स, ये आपस में एक दूसरे से एट द टाइम ऑफ बर्थ अलग अलग होती हैं, फिर क्रमशः वो आपस में स्यूचर्स पे फ्यूज करती जाती हैं। तो अगर वो बोन्स अलग अलग रह जाती हैं, मिनरलाइजेशन नहीं हो पाता, वो आपस में फ्यूज नहीं होती, तो अलग अलग बोन्स, वह जब हम उनको प्रेस करते हैं तो वो बोन्स एक दूसरे से अलग अलग रहने के कारण से वो डिप करेंगी ऊपर जाएंगे, डिप करेंगे ऊपर जाएंगे, जस्ट लाइक ए पिंग पोंग बॉल। तो इसको पिंग पोंग स्कल कहते हैं, जिसमें बोन्स एक दूसरे से कंबाइन फ्यूज ना हो पाने के कारण से पूरी स्कल एक बोन के रूप में ना रह पाने के कारण से अलग अलग बोन्स के रूप में रहती है, और वो बोन्स ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं किसी पिंग पोंग बॉल की तरह से। अब जो एक डिसऑर्डर हुआ हमारे स्कल बोन में, इसी तरह से अगर हमारी थोरैसिक बोन, थोरैसिक जो रिब्स हैं, उनमें जब वीकनेस होती है तो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन प्रोमिनेंट होता चला जाता है। कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो जहां से ग्रोथ हो रही है, उस जगह पे मैट्रिक्स तो खूब डिपॉजिट होता है, मिनरलाइज होता नहीं है, तो उसके कारण से कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एनलार्ज हो जाता है। तो जहां जहां रिब्स के कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, वो एनलार्ज होने से आप ये देखिए कि पूरे एक बीड, एक बीडेड संरचना, एक माला की तरह की ये संरचना बन जाती है, जिसे कहते हैं रैकेटिक रोजरी, एक मोतियों की माला जो कि रिकेट्स में मिलती है कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस के प्रोमिनेंट होने से। अब स्टर्नम और रिब्स सभी वीक हैं, और बच्चा उसके कारण से जब वो ब्रीडिंग के समय वो उनको एक्सपैंड होना है, फिर रिलैक्स होना है, वीक बोन डिफॉर्म होने लग जाएगी। तो जोड़ लगने के कारण से जो स्टर्नम है वो बल्ज करने लग जाता है। पेक्टस कैरिनेटम, कैरिनेटम मतलब कबूतर, कबूतर का जैसे थोरैक्स आगे निकला होता है, वैसे ही रिकेट्स में ये पेक्टस कैरिनेटम पिजन लाइक चेस्ट वो होने लग जाता है। जो डायफ्रागमेटिक मसल्स अंदर खींचती हैं रिब्स को, उसके कारण से रिब्स, इसमें अगर आप देखें रिब्स अंदर दब जाती हैं, तो स्टर्नम प्रोमिनेंट हो गया, रिब्स अंदर दब गई, जिसको कहते हैं हैरिसन सल्कस। तो ब्रीदिंग से जो थोरेसिक केज फूलता और पिचकता है, उससे स्टर्नल बोन प्रोमिनेंट हुई, रिब्स अंदर धंस गई, और कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस प्रोमिनेंट हो गए। यह कुछ साइंस हैं रिकेट्स यंग एजेस पे होने पे और प्रोलॉन्ग रिकेट्स रहने पर। अब बच्चा अभी तक तो लेटा हुआ था, अब थोड़ा बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ उसने करवट बदल ली और हाथों के बल सरकना और चलना शुरू किया। जब उसने अपना जोर आगे हाथ पे दिया, तो रिस्ट पे जब जोर आया तो रिस्ट जॉइंट एक्सपेंड करने लगा, एक्सपेंशन ऑफ रिस्ट उस प्रेशर के कारण से। और थोड़ा बड़ा हुआ टॉडलर, उसने घुटने के बल और उसके बाद फिर खड़े होना शुरू किया। अब बोन तो सॉफ्ट है, बोन सॉफ्ट है, तो जब उस सॉफ्ट बोन पे बॉडी का वेट बड़ा पड़ा, तो वो बोन बेंड करने लगी। अब बेंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सीधे खड़ा होता तो अच्छा था बेंड करने, या अगर दोनों साइड में बेंड की तो ये बोइंग लेग्स हो गए, जिसमें दोनों नीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अगर इस तरह से बेंड की तो दोनों नॉक नीज हो गई, दोनों नीज आपस में टकराने लगी, और नीचे से आप देखें कि इंटर एंकुलर डिस्टेंस बढ़ गई। तो नॉक नीज भी हो सकती हैं, बोलेक्स भी हो सकते हैं,
कभी ये एंटीरियरली भी बो कर सकता है, जो कि थोड़ा अनकॉमन है मिलना। कभी कभी एक बहुत अजीब तरह से यह बोन्स बेंड कर जाती हैं, दोनों पैरों के जो बोन्स है वो एक तरफ ही बेंड करी, जिसको कहते हैं विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। तो अलग अलग तरह के प्रेशर पड़ने से अलग अलग तरह का बोनी ये डिफॉर्मिटीज रिकेट्स में उत्पन्न हो सकती हैं जब बच्चा बड़ा होके और चलना प्रारंभ करे। तो इस प्रकार से रिकेट्स में हम लोगों ने क्या क्या चीजें अभी डिस्कस की। फॉन्टेनल क्लोज नहीं हो पाया, मिनरलाइजेशन स्कल बोन्स का बीच में नहीं हुआ, तो डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल। स्यूचर्स, ये आपस में बोन्स फ्यूज नहीं की, तो वाइड स्यूचर्स, जिसके कारण से पिंग पोंग स्कल। फ्लैट क्रेनियोटेबिस सॉफ्ट बोन्स, फ्लैटनेस ऑफ ऑक्सीपिटल टेम्पोरल रीजन, जिससे फ्रंटल बॉसिंग। अच्छा, जिस तरह से बोन का मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा, वैसे टीथ का मिनरलाइजेशन भी डिफेक्टिव होगा, जिसके कारण से डेंटल हाइपोप्लेसिया। थोरैक्स में रैकेटिक रोजरी, एनलार्जमेंट ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। पेक्टस कैरिनेटम, पिजन लाइक चेस्ट, स्टर्नल का आगे बल्ज कर जाना। और हैरिसन सल्कस, जहां पे रिब्स डायफ्रागमेटिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण से रिब्स का अंदर खिंच जाना। इसके बाद लिम्स में रिस्ट की या एंकल जॉइंट की वाइडनिंग, वहां पे स्वेलिंग, वाइडनिंग और प्रेशर पड़ने के कारण से बोइंग ऑफ लेग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं जो रिकेट्स में डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ बोन के कारण से आरंभ होते हैं। एक्सरे में देखने पे हम ये देखते हैं कि जो ग्रोइंग एंड ऑफ बोन है वहां पे एपिफाइजल प्लेट जो है वो बहुत वाइड हो जाती है प्रेशर पड़ने से, और बाकी बोन तो डिमिनरलाइज सी होगी, अच्छी मिनरलाइज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एपिफाइजल जो सरफेस है वहां पे उसकी वाइडनिंग और थोड़ी स्क्लेरोसिस मिलेगी। पैरों में यही चीज हम नी जॉइंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफॉर्मिटीज एक्सरे में देख सकते हैं, बोइंग ऑफ लेग्स या हैरिसन सल्कस, जो कि डिसऑर्डर डिफॉर्म्ड चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी के रूप में। अब इनके बाद आते हैं एडल्ट्स में क्या होता है। जो यंग चिल्ड्रन में जब बोन ग्रो कर रही है, जो ग्रोथ प्लेट के डिसऑर्डर्स के कारण से, तो हमारे बोनी एंड्स जो हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया में बोन ग्रो कर चुकी है, एपिफिसिस डायफिसिस से फ्यूज हो चुकी है, और अब वहां पे कोई ग्रोथ प्लेट एक्टिव नहीं है। तो इस वक्त जो भी डिसऑर्डर होता है वो पूरी बोन का और डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होने के कारण से उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती, बल्कि बोनी पेन्स स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मिनरल कंटेंट बोन का कम रह गया। मस्कुलर वीकनेस जैसे बच्चों में होती है वैसे एडल्ट्स में भी हो सकती है, स्पेशली प्रॉक्सिमल मस्कुलर वीकनेस। क्यों? अगर हम हैंड फिंगर मूवमेंट की बात करें, फिंगर को बहुत कम लोड के अगेंस्ट काम करना है और फिंगर मूवमेंट में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगनी, तो यह आसानी से हो जाएगा। हैंड मूवमेंट, अपर लिम मूवमेंट, इसमें थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर शोल्डर मूवमेंट की बात करें, अबव द शोल्डर मूव करना हो, तो ये हमको पूरा हाथ मूव करना है, काफ़ी वेट के अगेंस्ट काम करना है। तो अगर वीकनेस सबसे पहले महसूस करेंगे, तो अपर लिम में वीकनेस हम शोल्डर के ऊपर उठा के अगर कोई काम करना होगा तब हम मूव करें, उसको महसूस करेंगे। इसी प्रकार से लोअर लिम में प्रॉक्सिमल मसल्स, जो हमारी पेक्टोरल गर्डल से लगी हुई मसल्स हैं, तो नीचे बैठ के उठना, सीढ़ी चढ़ना, जो प्रॉक्सिमल मसल्स का काम है, उसमें हम सबसे पहले उस वीकनेस को महसूस करेंगे। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी उसी तरह से कार्पोपिडल स्पाज्म के रूप में, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के रूप में सामने आती है। अब डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन के कारण से जो पूरी बोन है वह तो हमको मिनरलाइजेशन उसका कम दिखेगा, कॉर्टेक्स की थिकनेस कम मिलेगी, जो ब्लैकनिंग बाकी जो वाइट कलर मिनरलाइजेशन का मिलना चाहिए वो कम मिलेगा, बोन थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा ब्लैक मिलेगी। लेकिन एक एक पर्टिकुलर साइन, एक पर्टिकुलर फीचर मिलता है ऑस्टियोमलेशिया के कुछ केसेस में, जिसको कहते हैं स्यूडो फ्रैक्चर या लूजर्स जोन। खास तौर से इस स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर पे, या पेल्विक बोन्स में देख रहे हैं हम जैसे प्यूबिक रेमाई पे, या नेक ऑफ फीमर पे,
तो ये जो लग रहा है कि यहाँ से जैसे चटक गई हो बोन, जो स्यूडो फ्रैक्चर, वास्तव में फ्रैक्चर नहीं है, क्योंकि अगर हम इस जगह की बायोप्सी लेके देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि सारे जो कोलेजन टिश्यू वगैरह ऑर्गेनिक मैट्रिक्स पूरी कॉन्टिन्यूअस है, केवल उस जगह का मिनरलाइजेशन डिफेक्टिव है। एक लोकल एरिया का एक लाइन में मिनरलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखें कि वहां पे मिनरलाइज बोन थी तो वो डीमिनरलाइज हो गई, तो जिसके कारण से हमको देखने में लग रहा है कि यह बॉर्डर यहाँ से टूटा हुआ है, तो इसीलिए इसे स्यूडो फ्रैक्चर कहते हैं या लूजर जोन। यह एक स्पेसिफिक फीचर है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, और इसकी स्पेसिफिक साइट्स हैं स्केपुला, पेल्विक बोन्स और फेमोरल नेक। वो साइट्स जहां पे कोई लार्ज आर्टरी बोन के ऊपर से लगी हुई जा रही है, तो ये बोन है और इसके ऊपर आर्टरी जहां उसको टच कर रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो यूं बोन पे स्ट्राइक करेगी। तो जब वो स्ट्राइक कर रही है तो उस जगह से वो मिनरल को वॉश आउट करा रही है। तो इसी कारण से जहां पे बार बार स्ट्राइक करते करते उस जगह का मिनरल वॉश आउट हो जाता है। तो जहां जहां से आर्टरीज बोन के कांटेक्ट में है, उस जगह पे बोन का डिमिनरलाइजेशन हो जाता है, इरोजन हो जाता है, जिसको स्यूडो फ्रैक्चर या लूजर जोन कहते हैं। बाकी बोन इंटैक्ट है, केवल मिनरल वहां का इरोड हो गया। मस्कुलर वीकनेस, जैसे हमने कहा कि नीचे से बैठ के खड़े होने में प्रॉक्सिमल मस्कुलर वीकनेस फील होती है, यह सीढ़ियां चढ़ने पे होती है। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी या तो कार्पल मसल्स के स्पाज्म से फील होती है या लेग की पीडल मसल्स के स्पाज्म से फील होती है, जिनको मिला के कार्पोपीडल स्पाज्म कहते हैं। जरा सा उसको स्टिमुलेट किया, जरा सा मसल कॉन्टेक्ट की और उसके बाद नर्व एक्साइट हुई और नर्व धड़ 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 फायर करना शुरू किया और वो मसल कॉन्ट्रेक्शन में चली गई और टिपिकल जो ड्यूपिट्रीन्स कॉन्ट्रेक्चर की स्थिति होती है वह आ जाती है। यदि हमारे पास पेशेंट आए, कहता है कि हमारे मसल्स इस तरह से स्पाज्म में चली जाती हैं, तो आपके दिमाग में टोनिक स्पाज्म एक टिटनी हो सकता है या टोनिक सीजर्स भी हो सकते हैं। तो अब इसको कैसे रूल आउट करेंगे क्लिनिकली? इसके लिए ये ट्राउजियस साइन एक होता है कि लेटेंट टिटनी मतलब अभी मैनिफेस्ट नहीं है, अभी हमें नहीं दिख रही है, लेटेंट छुपी हुई है, संभावना है उसकी, और उसको हम एलिसिट कर रहे हैं, उसको हम एक प्रेसिपिटेट करा रहे हैं, उसको उत्पन्न कर रहे हैं टिटनी को। कैसे? हमने बीपी इंस्ट्रूमेंट का कफ आर्म पे बांध के और उसको इन्फ्लेट किया सिस्टोलिक प्रेशर से 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऊपर। सपोज सिस्टोलिक प्रेशर हमने मेजर किया 120 आया, तो हमने कफ को 140 या 150 तक इन्फ्लेट करके छोड़ दिया। अब छोड़ दिया और टाइम नोट किया। अगर हम देखते हैं कि उसको 1 मिनट में यूजुअली ये आने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, इसका मतलब हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया ने नर्व मसल्स को और इरिटेबल बनाया और उसके कारण से ये टिटनी मैनिफेस्ट हो गई। इसको कहते हैं ट्राउजियस साइन है। ये लेटेंट टिटनी को एलिसिट कराने का एक माध्यम है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उस पेशेंट में लेटेंट टिटनी है, कैल्शियम लेवल चेक कराएं और फिर रूल आउट करें कि हाइपोकैल्सीमिया का कारण क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी या कुछ और। इसी प्रकार से जो हमारी फेशियल नर्व है, जो ट्रैगस ऑफ ईयर्स से यहाँ पास होके और फिर उसके बाद कई पार्ट्स में, कई ब्रांचेस में बढ़ के फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। तो जब वो ट्रैगस के आगे से क्रॉस करती है, तो यहाँ पे अगर हम टैप कर रहे हो तो हम उस फेशियल नर्व को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उससे फेशियल नर्व में और उसकी मसल्स जहां जहां जा रही है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो नॉर्मली टैप करने पे हम उसको एक्साइट इतना नहीं कर पाते कि उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा सके। लेकिन जब वो एक्साइटेबल नर्व होगी, हाइपर एक्साइटेबल नर्व होगी, तो जैसे ही इसको टैप करेंगे फेशियल नर्व को, तो एंगल ऑफ माउथ यहाँ पे ट्विचिंग, और ज्यादा होने पे पूरे फेस की अपर पार्ट लोअर पार्ट सारी वो यो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी। तो दिस इज नोन एज च्वास्टिक साइन, जिसमें फेशियल नर्व को टैप करके हम इप्सिलेटरल उसी तरफ की फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करते, नर्व को स्टिमुलेट किया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो जिससे फेशियल मसल्स की
कॉन्ट्रैक्शन ग्रीमेसिंग हमें देखने को मिली। तो एक क्लॉजियस साइन, एक चुआस्टिक साइन, ये लेटेंट टिप्पणी को एलिसिट करने के तरीके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया कि विटामिन डी जो कि कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया से होने वाले लक्षण हम लोगों ने अभी इतने सारे पढ़े। माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी में कोई सिम्टम्स नहीं होते, सीवियर में ये सारे सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी काफी, अगर क्रॉनिक डेफिशिएंसी है तो काफी समय तक एसिम्प्टोमेटिक बने रह सकते हैं। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर कोई और परेशानी हुई तो वो प्रेसिपिटेट हो गए। एक मैग्नीशियम की एक डेफिशिएंसी जो कि मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वगैरह में हो जाती है, सीवियर एल्कोहलिज्म में हो जाती है, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में वो प्रेसिपिटेट हो गया। या जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि बोन डिसॉर्प्शन के इनहिबिटर बिसफॉस्फोनेट, इटिड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, रिसिड्रोनेट, अगर हम इनको देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, तो इनको देने के बाद भी ये हाइपोकैल्सीमिया प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बोन रिजॉर्प्शन है, जब बोन का रिजॉर्प्शन होता है तभी उसमें से जो मिनरल्स हैं वो डीमिनरलाइज होके वो ब्लड में निकलते हैं। तो जैसे जैसे बोन रिजॉर्ब होगी कैल्शियम उसका ब्लड में आएगा। अगर हमने बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कर दिया बिसफॉस्फोनेट देके, तो कैल्शियम जो बोन से ब्लड में आ रहा था उसकी एंट्री रुक गई, जिसके कारण से हाइपोकैल्सीमिया प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो क्रॉनिक डेफिशिएंसी एसिम्प्टोमेटिक रह सकती है, एसोसिएटेड हाइपोमैग्नीसीमिया, एसोसिएटेड बिसफॉस्फोनेट थेरेपी वो उसको प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो मित्रों, यह थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स विटामिन डी डेफिशिएंसी के, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण से होते हैं। इनकी कमी से या तो बोन का मिनरलाइजेशन डिफेक्ट हो, या मसल का कॉन्ट्रैक्शन डिफेक्ट हो कैल्शियम डेफिशिएंसी से, या नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाना हो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, जिनके कारण से बोन की सॉफ्टनिंग, मसल की वीकनेस और नर्व का हाइपर एक्साइटेबल होके टिटनी प्रोड्यूस करना, यह कुछ लक्षण इसके प्रमुख लक्षण होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के। धन्यवाद।